दोस्तों, इतिहास के इस सफर में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ स्पर्शिता श्रीवास्तव और दोस्तों आज हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1919 से 1922 के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध दो सशक्त जन आंदोलन आयोजित किए गए थे। एक था खिलाफत आंदोलन और दूसरा असहयोग आंदोलन। दोनों ही आंदोलन अलग अलग मुद्दों को लेके शुरू किए गए थे, लेकिन दोनों का संघर्ष एक ही तरीके से किया गया था, जो कि था अहिंसक असहयोग। हालांकि खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई कई सारी आर्थिक कठिनाइयों से जनता त्रस्त हो गई थी। विश्व युद्ध के कारण महंगाई भी बहुत बढ़ रही थी और कस्बों और नगरों में रहने वाले मध्यम और निम्न वर्ग के लोग मजदूरी और महंगाई से परेशान हो गए थे। खाद्यान्नों में भी भारी कमी हो गई थी। औद्योगिक उत्पादन भी कम हो गया और लोग करों के बोझ के नीचे दब गए थे। समाज का लगभग हर वर्ग आर्थिक परेशानियों से जूझने लगा था। इससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं भी जागृत हुई। सूखे, महामारी और प्लेग से भी हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। रॉलेट एक्ट, पंजाब मार्शल लॉ के आरोपण और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर और असभ्य रवैये को उजागर कर दिया था। पंजाब में हंटर कमीशन की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। ये सारी गतिविधियां भारतीयों के सामने अंग्रेजों का पर्दाफाश करने के लिए काफी थी। इन्हीं सब गतिविधियों के परिदृश्य में खिलाफत आंदोलन का जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के प्रति अंग्रेजों के रवैये से भारतीय मुस्लिम समुदाय अत्यंत उत्तेजित हो गए। न केवल भारतीय मुसलमान बल्कि संपूर्ण मुस्लिम समुदाय तुर्की के खलीफा को अपना धार्मिक प्रमुख मानता था। ऐसे में स्वाभाविक था कि मुसलमान समुदाय की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था और युद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया। तुर्की को विभाजित कर दिया गया और खलीफा को पद से हटा दिया गया। ब्रिटेन के इस कदम से पूरे विश्व में मुसलमान समुदाय में रोष की लहर दौड़ गई। भारत में भी सभी मुसलमानों ने ब्रिटेन के इस कदम की तीव्र आलोचना की और अंग्रेजों के सम्मुख कई मांगे रखी, जिनमें कि उन्होंने कहा कि मुसलमान समुदाय के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित किया जाए, खलीफा को प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था कर अधिक भूक्षेत्र प्रदान किया जाए। 1919 के प्रारंभ में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। इस प्रकार देशव्यापी प्रदर्शन के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कुछ समय तक तो खिलाफत के नेता इस आंदोलन के पक्ष में सभाएं, धरने और याचिकाओं तक ही सीमित रहे, लेकिन बाद में ये मांग जोर पकड़ने लगी कि अंग्रेजी शासन के विरोध में सशक्त प्रदर्शन किए जाएं और अंग्रेजों के साथ हर प्रकार से असहयोग की अवधारणा का पालन किया जाए। इस प्रकार से खिलाफत का रुख धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। साथ ही खिलाफत के नेताओं को ये भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि युद्धोपरांत संधि की शर्तें जब तक तुर्की के अनुकूल नहीं बनाई जाएंगी, तब तक वे सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने, जो कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, इस मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने और सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करने के लिए उपयुक्त रूप में देखा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए उसे कांग्रेस का सहयोग अत्यंत आवश्यक था। गांधी जी खिलाफत के प्रति पूर्ण समर्पित थे और इस मुद्दे को लेकर सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर सर्वसम्मति का अभाव था। साथ ही वे सत्याग्रह को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने के प्रति भी आशंकित थे और बाद में कांग्रेस इस मुद्दे पर खिलाफत के साथ जुड़ गई। कांग्रेस द्वारा खिलाफत के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाने और गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने के कई कारण थे। गांधी जी ने यह महसूस किया कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने का ये स्वर्णिम अवसर है।
संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखने पर कांग्रेस का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। विशेष रूप से पंजाब की जलियांवाला बाग की घटनाओं के संबंध में सरकार के प्रति उनका मोह भंग हो चुका था। कांग्रेस इस बात से भली भांति परिचित थी कि भारतीय अपने असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर की तलाश में है। इसी के बाद कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन और मुस्लिम लीग को समर्थन दिया। राजनीतिक प्रश्न के मुद्दे पर आंदोलन चलाने के लिए मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस का पूर्ण समर्थन देने का निश्चय किया और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रीज की संधि की गई। इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में कांग्रेस के पंजाब और खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने का और स्वराज स्थापित होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की। दोस्तों, आशा करती हूँ आज के खिलाफत आंदोलन के विषय में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार जब मिलेंगे दोस्तों तो हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के विषय में। लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शिता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।